आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 5 का थ्योरी ऑफ सप्लाई का। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम किसी भी प्रोड्यूसर से पूछेंगे कि वो मार्केट में कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है, तो उसका एक ही आंसर रहेगा कि प्राइस के ऊपर डिपेंड्स है। अगर प्राइस हाई होंगे तो वो ज़्यादा सेल करना चाहेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो वो कम सेल करना चाहेगा। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पे एक सप्लायर कितनी कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है और रिलीज करने के लायक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरा मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई एक टाइम पीरियड के अंदर एक एक फर्म कितने कितने एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पे एक फर्म कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं वो सप्लाई करने के लायक है। सेकंड, मार्केट सप्लाई एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पे सारे के सारे फर्म कितनी कितनी क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है और रिलीज करने के लायक है। तो क्वांटिटी सप्लाइड होता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे प्रोड्यूसर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी रिलीज करना चाहता है। तो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी। स्टॉक रेफर्स करती है सारी टोटल क्वांटिटी जो एक फर्म के पास होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑन द अदर हैंड, सप्लाई वो स्टॉक का पार्ट होता है जो प्रोड्यूसर मार्केट में लाना चाहता है सेल करने के लिए। सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं होती। स्टॉक एक वाइडर टर्म है और सप्लाई पार्ट ऑफ अ स्टॉक है। डिफरेंस हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे स्टॉक और सप्लाई के। फर्स्ट, स्टॉक। स्टॉक रेफर टू द टोटल क्वांटिटी। स्टॉक रेफर करता है टोटल क्वांटिटी जो एक फर्म के पास होती है एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे। और सप्लाई, सप्लाई वो पार्ट होता है स्टॉक का जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में लाना चाहता है सेल करने के लिए। स्टॉक एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे मेजर करता है, वहीं सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करता है। स्टॉक डजेंट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। स्टॉक चेंज नहीं होता प्राइस के चेंज होने से, और सप्लाई चेंज हो जाती है प्राइस के चेंज होने से। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन द सप्लाई। स्टॉक सप्लाई से कम नहीं होता, और जो सप्लाई होती है वो हमेशा स्टॉक से कम रहती है और इसके इक्वल टू रहती है। स्टॉक इज अ वाइडर टर्म। स्टॉक एक वाइडर टर्म है और सप्लाई एक पार्ट है स्टॉक का। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज़ अ 10 यूनिट इन हिज गोडाउन। एग्जाम्पल में जो ए है उसके पास 10 यूनिट है एक गोडाउन में। और इस सप्लाई का एग्जांपल है ए। मिस्टर ए 8 यूनिट्स मार्केट में लाना चाहता है सेल करने के लिए। सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप। सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है जो रिलेशनशिप शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज। अलग अलग क्वांटिटीज एक कमोडिटी के सप्लाई करेंगे हम कितने कितने प्राइस पे। सप्लाई शेड्यूल भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सेकंड, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये सप्लाई शेड्यूल होता है एक अकेली फर्म का, इंडिविजुअल फर्म का एक मार्केट में, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। इसकी एजम्पशन है दिस इज द बिहेवियर ऑफ मिस्टर ए सेलर। हमारे मार्केट में एक ही सेलर है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर करता है ऑल द फर्म्स का, सारे के सारे फर्म का मार्केट में सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पे एजम्पशन है कि देयर आर ओनली 3 सेलर्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर सिर्फ 3 सेलर्स है। सप्लाई कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सप्लाई शेड्यूल की, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है। अगर प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। सप्लाई कर्व भी दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये इसका डायग्राम है। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, और जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है वो स्टीपर होता है। जितना भी फ्लैटर कर्व होगा उतनी मोर सप्लाई होगी, और जितना स्टीपर कर्व होगा उतनी लेस सप्लाई होगी। फैक्टर्स, जो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, जो ये फैक्टर्स है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ये भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल सप्लाई में और मार्केट सप्लाई में। पहले इंडिविजुअल सप्लाई में पढ़ते हैं, इसकी एमटी है पीएक्स, पीआर, जीएफटी, जीपी। तो पीएक्स, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी ये कहता है कि ऑन प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितना जितना प्राइस बढ़ेगा हम उतनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाएंगे, और जितना प्राइस कम होंगे हमारी उतनी क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। प्राइस, पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर मार्केट में कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ा देंगे, और वहीं पे ऑन द अदर हैंड जो टी की सप्लाई है हम वो कम कर देंगे उसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे।
जी फॉर गोल ऑफ द फर्म। अगर किसी फर्म का गोल है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो जब भी कमोडिटी जब भी ऑफर्ड करेगा जब हाई प्राइस होंगे। अगर दूसरे एंड पे किसी फर्म का गोल है कि उसको अपनी सेल मैक्सिमाइज करनी है, तो वो कम प्राइस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी रिलीज करना चाहेगा। प्राइस ऑफ एफ फॉर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर प्राइस कम हो जाता है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे उसी प्राइस पे। और अदर हैंड अगर हमारी जो फैक्टर प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और इस सिचुएशन में हम कम कम से कम सप्लाई करना चाहेंगे उस सेम ही प्राइस पे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ई मीन्स अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे उसी प्राइस पे। जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो हम कम सप्लाई करना चाहेंगे, अगर हमें सब्सिडी ज़्यादा मिलती है तो हम ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, और ऐसे अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है तो हम ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, अगर सब्सिडी भी ज़्यादा कर देती है तो हम कम कम सप्लाई करना चाहेंगे। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई में पढ़ेंगे, जो हमने इंडिविजुअल सप्लाई सप्लाई में पढ़े में भी इसमें आते हैं, पर इसमें 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। TEN, टी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, वहाँ की जो रोड है वो अच्छी होती है, कनेक्शन वहाँ पे अच्छे होते हैं सब चीज़ के, तो हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। अगर वहाँ पे कोई रोड अच्छी नहीं है, वहाँ पे जो नेटवर्क है उनके कनेक्शन अच्छे नहीं, तो वहाँ पे हम कम सप्लाई करना चाहेंगे। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन, दो एक्सपेक्टेशन हो सकती है बिजनेस की। एक तो बुलिश कंडीशन हो सकती है, एक बियरिश कंडीशन होती है। अगर बुलिश कंडीशन होगी तो सप्लाई है वो जो सप्लायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा उसी प्राइस पे। ऑन द अदर हैंड अगर ये सिचुएशन है कि मार्केट में कि बियरिश कंडीशन होगी एक्सपेक्ट होता है, तो सप्लायर कम से कम सप्लाई करना चाहेगा। नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री। अगर एक इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फर्म है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर फर्म ही कम है हमारी इंडस्ट्री में तो सप्लाई भी कम ही होगी। नोट व्हाट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी। MSP क्या होता है? MSP वो पॉइंट होता है जिसके नीचे सप्लायर एक भी यूनिट सेल नहीं करना चाहेगा। लो ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो अदर थिंग्स है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। अगर हमारी प्राइस प्राइस बढ़ेंगे तो हम क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ाएंगे, अगर प्राइस कम होगी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी। और ये टेबल में भी यही शो हो रहा है, हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, और यही डायग्राम में शो हो रहा है। और जो लो ऑफ सप्लाई के पीछे जो रीजन है बिहाइंड लो ऑफ सप्लाई वो है प्रॉफिट मोटिव। एक प्रोड्यूसर जब भी ज़्यादा सेल करेगा जब उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और जो इसकी अजम्पशन है, जितनी भी हमने अदर फैक्टर्स पढ़े इंडिविजुअल सप्लाई में और मार्केट सप्लाई में, वो उन सबको कांस्टेंट रख दो, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इसमें लिख रहा है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इसकी एमटी है पेरिशेबल बार। तो पेरिशेबल गुड्स, फर्स्ट पेरिशेबल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो जिनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, उनको जो सेलर होता है वो ज़्यादा ज़्यादा दिन के लिए नहीं होल्ड कर सकता। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। तो सेलर इनको कम से कम प्राइस पे भी सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि इनको जो सेलर है वो ज़्यादा दिन तक के लिए होल्ड नहीं कर सकता। बैकवर्ड कंट्री मीन्स बैकवर्ड कंट्री। अगर हमारी कंट्री बैकवर्ड है, हमारे पास शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, तो हमारी कंट्री में किसी भी जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाए, हम उसको प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बैकवर्ड है और हमारे पास शॉर्टेज है रिसोर्सेज की। और एग्रीकल्चर गुड पे भी अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हमारी मार्केट में उसके किसी भी गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड होते हैं वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। और रेयर आर्टिकल्स मीन जो यूनिक आइटम होते हैं, जो एक दो ही अवेलेबल होते हैं, वो उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं अप्लाई होता, क्योंकि नहीं उनकी प्राइस कितने भी बढ़ जाए हम उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास में जो में इसलिए रेयर है क्योंकि हमारे पास में यूनिक आइटम्स हैं।
मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ चेंज इन अ क्वांटिटी सप्लाई। ये ग्राफिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सेम सप्लाई कर्व पे ही मूवमेंट होता है। मूवमेंट टू टाइप के होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, जब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है प्राइस के बढ़ने के वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये अपवर्ड मूवमेंट शो कराता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको हम टेबल और डायग्राम से भी समझेंगे। प्राइस बढ़ गए 20 से 25 हो गए, क्वांटिटी सप्लाई 100 से 150 हो गई, और यही सेम प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई सेम कर्व के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है प्राइस के कम होने की वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो कराता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। इसमें प्राइस 20 से 15 हो गए, क्वांटिटी सप्लाई 100 से 50 हो गई, दोनों ही कम हो गए, और ये ग्राफ पे हो गई सेम कर्व पे ही ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी ऑन प्राइस के चेंज होने से। मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, दो मूवमेंट शो हो गए, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, और ये प्राइस के कम होने की वजह से होता है। और अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, और ये प्राइस के ज़्यादा होने से होता है। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई व्हेन द सप्लाई फॉर अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू, जब सप्लाई चेंज होती है किसी भी फैक्टर के चेंज होने से, अदर देन द ऑन प्राइस को छोड़ के किसी भी और फैक्टर के चेंज होने से, जब सप्लाई चेंज होती है, जब शिफ्ट होता है हमारे कर्व में, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, दो टाइप के शिफ्ट होते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट को हम इंक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं, और बैकवर्ड शिफ्ट को हम डिक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट इन द कर्व इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ती है किसी भी फैक्टर की वजह से, अदर देन ऑन प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हमारी सप्लाई बढ़ती है, तो हमारी जो कर्व है उसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी सेम प्राइस पे, और इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। प्राइस हमारा सेम है 20 पर, सप्लाई हमारी 100 to 150 हो गई, और ये ग्राफ में शो हो रही है सेम प्राइस पे हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ गई। बैकवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, जब हमारी सप्लाई कम होती है किसी भी अदर फैक्टर की वजह से, इसको अदर देन ऑन प्राइस को छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हमारी सप्लाई कम होती है, तो जब बैकवर्ड शिफ्ट होता है, इन दिस केस सप्लाई फॉल्स, सप्लाई कम हो जाती है सेम प्राइस पे, और इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। ये टेबल में है, प्राइस तो 2020 है पर सप्लाई हमारी 100 to 150 हो गई, और ये हमारी कर्व में भी दिख रहा है कि हमारे कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। चेंज इन सप्लाई चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से, और ये शिफ्ट सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा। इससे सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा, दो तरह की शिफ्ट होंगे, एक तो बैकवर्ड शिफ्ट और एक राइटवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट को लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, और ये डिक्रीज इन सप्लाई को डिक्रीज होता है। और फॉरवर्ड शिफ्ट को राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, जिसको इंक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स करती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी रेफर्स करती है कितना परसेंट चेंज हुआ है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में अपॉन कितना परसेंट चेंज हुआ है हमारे प्राइस में, और ये इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, ES परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेथड्स क्या कौन से हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए? दो टाइप के मेथड होते हैं, परसेंटेज मेथड और एक ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड
इस मेथड से हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं रेशो में, रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पर, जो परसेंटेज चेंज हुई क्वांटिटी सप्लाइड में अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और प्राइस इलास्टिसिटी को हम ES से भी डिनोट करते हैं, और ये दो टाइप से कैलकुलेट होते हैं, एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक उसका दूसरा मेथड है ES का डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ES स्टैंड फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेल्टा Q स्टैंड फॉर change in quantity supplied, Q stand for initial quantity supplied, Q1 stand for new quantity supplied, और delta P stand for change in price, और P stand for initial price, P1 stand for new price। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसमें पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, और ये न्यूमेरिकल्स हैं। और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, जिसमें हम वेरियस डिग्री पढ़ते हैं। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जब हमारा प्राइस सेम होता है पर हम इनफाइनाइट सप्लाई करते हैं सेम प्राइस के ऊपर, इस केस में ES होती है वो इनफाइनाइट होती है, और जो सप्लाई कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ये डायग्राम में भी है, प्राइस तो हमारे कांस्टेंट है 30-30, और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ रही है 100-20-30। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई व्हेन सप्लाई डज नॉट चेंज, जब सप्लाई चेंज नहीं होती विद द चेंज इन प्राइस, सप्लाई को सेम रहेगी, प्राइस हमारे चेंज होते रहेंगे। इस केस में देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक, और इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे। ES इसमें ES जीरो, इवन अ सब्सटेंशियल चेंज इन अ प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट द क्वांटिटी सप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज भी प्राइस में क्वांटिटी सप्लाइड को चेंज नहीं करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड कांस्टेंट रहेगी। इन दिस केस ES इज इक्वल टू जीरो, इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी सप्लाई है वो जीरो होती है, और सप्लाई कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। टेबल में भी यही है, हमारे जो प्राइस है वो 20 से 30-40 हो गए, पर जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो कांस्टेंट है, और ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस, हमारी जो सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होता है वो इक्वल टू होता है, मतलब जो क्वांटिटी सप्लाई में जितना परसेंट चेंज होता है उतना ही परसेंट प्राइस में चेंज होता है, और इसमें हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। और इस केस में हमारी जो ES होती है वो 1 होता है, और जो सप्लाई कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये डायग्राम में भी यही शो रहा है, प्राइस 10 से 15 हुई और क्वांटिटी सप्लाई भी 100 से 150 हुई है, और ऑल द सप्लाई कर्व विच पासिस थ्रू द ओरिजिन आर यूनिटरी इलास्टिक, जितने भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं वे यूनिटरी इलास्टिक होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कर्व फ्लैटर है या स्टीपर है, अगर फ्लैटर कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या स्टीपर कर्व भी, तो ES हमारी हमेशा 1 ही रहेगी। लेस इलास्टिक सप्लाई, जितना परसेंट क्वांटिटी सप्लाई में जितने परसेंट चेंज हुआ है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज होता है, और इसमें ES हमारी लेस देन 1 होती है। लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व इज स्टीपर, और इसका जो सप्लाई कर्व होता है वो स्टीपर होता है, और इसका स्लोप होता है वो टुवर्ड द वाई एक्सिस ज़्यादा स्लोप होता है। प्राइस हमारी 20 से 30 हुई है, क्वांटिटी सप्लाई हमारी 100 to 30 हुई है, 130। हाईली इलास्टिक सप्लाइड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है वो ज़्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर इसको सप्लाई का फॉर सच कमोडिटी सेट टू बी हाईली इलास्टिक। इन सच अ केस ES इज ग्रेटर देन 1, द हाईली इलास्टिक कर्व इज flatter and its slope is more toward the x axis, और highly elastic कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, और उसका जो स्लोप होता है वो टुवर्ड द एक्स एक्सिस होता है। नोट फ्लैटर इज द कर्व, मोर इज द इलास्टिक, जितना फ्लैटर कर्व होगा उतनी मोर इलास्टिक होगी, और जितना स्टीपर कर्व होगा उतनी लेस इलास्टिक होगी। टाइम पीरियड एंड इलास्टिक ऑफ सप्लाई, पहला फर्स्ट मार्केट पीरियड जिसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं,
इसमें हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते प्राइस के चेंज होने से। ये बहुत शॉर्ट पीरियड होता है मार्केट के लिए, और इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो जीरो होती है। और शॉर्ट पीरियड जिसमें हम सप्लाई चेंज कर सकते हैं ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से। इन द शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व इज लेस इलास्टिक, और शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। लॉन्ग पीरियड इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी चेंज बाय चेंज इन और फैक्टर। और ये सफिशिएंट पीरियड होता है मार्केट के लिए कि वो अपने सारे फैक्टर को चेंज करके अपनी सप्लाई चेंज कर सकते हैं, वो फैक्टर इनपुट को भी चेंज करके और नॉन फैक्टर इनपुट को चेंज करके। और इस केस में सप्लाई कर्व हाईली इलास्टिक होता है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एमटीएस की सीबीआई ट्राइज टू रिफ्लेक्ट द क्राइम। फर्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। जो पेरिशेबल गुड होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं, और देन ड्यूरेबल गुड हाईली इलास्टिक होते हैं बिकॉज पेरिशेबल गुड की शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। नेचुरल बाउंडेशन, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्शन पे नेचुरल बाउंडेशन लग रही है तो हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी। अगर हमारी प्रोडक्शन पे नेचुरल बाउंडेशन नहीं लग रही तो हमारी जो इलास्टिक होगी वो हाईली इलास्टिक होगी। इफ अ अगर प्रोड्यूसर टीक वुड को, फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोड्यूसर विशेज टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड, अगर एक प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा टीक वुड प्रोड्यूस करना चाहता है देन इट विल टेक ईयर्स। तो क्योंकि टीक वुड बहुत ईयर्स लेती है ग्रो होने के लिए, तो देयरफॉर द सप्लाई ऑफ टीक वुड, इसके वजह से जो सप्लाई है टीक वुड की वो लेस होगी, लेस इलास्टिक होगी। नेचर ऑफ इनपुट यूज, अगर हम अपने प्रोडक्शन में ऐसे ऐसे इनपुट यूज कर रहे हैं जो हमारे कॉमनली अवेलेबल हो सकता है तो हमारी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी। और अगर हम अपने प्रोडक्शन में ऐसे इनपुट यूज कर रहे हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट कराने पड़ेंगे तो इसमें हमारी जो सप्लाई होगी वो हाईली इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक। इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो ज़्यादा होगी, और नहीं होगी अगर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो ज़्यादा इलास्टिक होगी, अगर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो हाईली इलास्टिक होगी। और टाइम इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो लेस इलास्टिक होंगे। और टाइम फैक्टर, अगर हम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा जो तो इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर होगी, अगर हमारे पास शॉर्ट पीरियड टाइम होगा तो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी। फिफ्थ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम अपनी प्रोडक्शन में ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जो एक्सपेंसिव है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको हमारी लेबर, पहले हमें अपनी लेबर को सिखाना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो टेक्निक यूज होगी, तो उसमें जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी। अगर हम ऐसी टेक्निक यूज करें जो सिंपल भी है और चीप भी है तो हमारी जो इलास्टिक होगी वो हाईली इलास्टिक होगी। रिस्क, अगर एक सप्लायर ज़्यादा से रिस्क ले सकता है तो जो सब इलास्टिसिटी होगी वो हमारी मोर इलास्टिक होगी, अगर सप्लाई रिस्क लेना नहीं चाहता तो इलास्टिसिटी लेस होगी। सेवंथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, सप्लाई, अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है तो जो हमारी सप्लाई होगी वो लेस इलास्टिक होगी। अगर हम और और अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जिसके वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी हाईली इलास्टिक होगी। यह हो गया कंप्लीट। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।